दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप होंडा हाइनस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। पहला तो ये कि ये दो वेरिएंट में आता है, एक DLX और एक DLX Pro। मैंने जो मॉडल लिया था वो DLX मॉडल था, क्योंकि मुझे DLX Pro में जो जो वो लोग एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे थे, मुझे नहीं लगा कि वो मेरे किसी काम में आएंगे। तो मैंने सोचा कि DLX लिया जाए। और इसके साथ में DLX Pro में ये ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जो मॉडल लिया वो DLX लिया, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर में ये बाइक चाहिए थी। आगे बात करते हैं इस बाइक के प्रोज की। तो मैंने रॉयल इनफील्ड भी चलाया हुआ है, तो उससे ज़्यादा स्मूथ गाड़ी है ये। आप इसे चलाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसके साथ साथ पिकअप भी अच्छी है, और अगर आप इसे लॉन्ग राइड में ले जाएंगे तो इसकी जो पोस्चर ये देती है गाड़ी बैठने के लिए, वो बहुत अच्छी है। आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस होंडा हाइनस CB350 में जो कॉमन जो DLX और DLX Pro मॉडल में जो कॉमन चीज़ें हैं वो है इसकी ABS डिस्क ब्रेक्स, टॉर्क कंट्रोल। बाकी सब चीज़ें मैक्सिमम जो है वो करीब करीब आपको सेम मिलती है। जो आपको नहीं मिलता है वो है डुअल हॉर्न, इस पे आता है DLX Pro मॉडल पे। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इस हैंडल में, इस जगह पे आपको ब्लूटूथ कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलती है, जो कि DLX Pro मॉडल में मिलती है। अगर आप इसके बाकी फीचर्स को देखें तो करीब करीब ये सेम होती है। आपको DLX Pro मॉडल में डुअल कलर टोन का ऑप्शन आता है, और जो इसमें जो मेन बेसिक आप डिफरेंस देख सकते हैं वो लुक वाइज ही होता है। वैसे बाकी इंजन्स और बाकी सारी चीज़ें आगे के जो भी व्हील्स है वो सारे सेम हैं इस पर। अगर आप चाहते हैं कि रॉयल इनफील्ड से अलग कुछ लिया जाए जिसमें पावर हो, जिसमें आप लॉन्ग राइड्स कर सकें, जो आपको अच्छी फीलिंग दे, तो ये आपके लिए बाइक हो सकती है। मैं बात करूं तो मैंने करीब इसे 5000 किलोमीटर से ज़्यादा अभी तक चलाया है, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आई है। लेकिन ये बताते हुए कि इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो ये कि इसके सर्विस सेंटर्स आपको सारी जगहों पे नहीं मिलेंगे। ये कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में ही है। अगर आपके रीच में है तो ही आप इसको प्रेफर कीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए हर मान लीजिए 6 महीने में इसे सर्विस कराने के लिए आपको दूसरे सिटी में जाना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के रेंज पे है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपको समय निकालना होगा और बाइक को लेकर वहाँ जाना होगा ताकि आप इसे सर्विस करा सकें। तो मेरा जो घर है रांची सिटी से 120 किलोमीटर दूर है, जमशेदपुर। वहाँ से मैं इसे लेकर आता हूँ सर्विस कराने, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है उसमें। इसीलिए मैंने इस बाइक को प्रेफर किया, क्योंकि मैं वहाँ तक अफोर्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा इस बाइक में जो इश्यूज़ आ रही है, मुझे इस जो जितने भी दिनों में मैंने इसे चलाया है वो ये है कि उन्होंने जो ये फ्रंट जो मडगार्ड दिया है, इसमें मड फ्लैप नहीं है। मड फ्लैप नहीं है, जो जिसके कारण आप देख सकते हैं, मैंने स्पेशली इस गाड़ी को आज नहीं धुलाया है कि आप देख सके कि ये क्या कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कीचड़ है वो यहाँ तक, ये पीछे तक कीचड़ जो है ये पहुँच जाती है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी कुछ छींटे आपको दिखाई देंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप मड फ्लैप के लिए थर्ड पार्टी किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको मडगार्ड स्पेंडर पे होल करने होंगे। यहाँ होल करके वो आपको मड फ्लैप लगाना होगा। तो मैंने
अभी एक फेंडर जो मड फ्लैप है वो ऑर्डर किया है, वो डिलीवर हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार अगर फिट कर लेता हूँ तो मैं उसके फिर अगले वीडियो में अगर कोशिश करूँगा कि आपको वो दिखा सकूँ कि ये दिखता कैसा है। होंडा हाइनेस के अगर दूसरे कॉन की बात करें तो वो जो है वो भी मडगार्ड से रिलेटेड है। इसमें भी मड फ्लैप का प्रॉब्लम है, लेकिन वो रियर एंड में है। अगर अनूप भाई दिखा सके जो अभी कैमरा हैंडल कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो रियर एंड के मडगार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने जो है इसे कवर नहीं किया है। तो ये आप देख सकते हैं, स्पेशली मैंने ये छोड़ा हुआ है, आज मैंने गाड़ी नहीं धुलाई है कि आप देख सकें ये क्या कर सकती है। तो ये देखिएगा आप, मिट्टी आपको दिख रही होगी जो कि अंदर तक, यहाँ से अगर आप दिखा सकें तो ये अंदर तक जो है मिट्टी है। तो और आप देखिए कि ये जो खुला एरिया है जिसके कारण आप यहाँ तक देखिए, आप यहाँ तक देखिए, ये जो है पीछे की जो कीचड़ है वो आगे तक आ जाती है। तो इससे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये इस एरिया में जो है इन्होंने ABS लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ देखिएगा ABS कंट्रोल जो है ये है, और ये पूरी मिट्टी से भर जाती है जब ज़्यादा कीचड़ के जगहों पे अगर आप चलाते हैं तो। इसके दूसरे अगर आप कॉन्स की बात करें जो प्रॉब्लम्स है, तो वो एक है इसके सीट की प्रॉब्लम है। सीट की प्रॉब्लम ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगी, आपको बहुत लोगों ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तभी आप फेस करते हैं जब आप इस गाड़ी पे बैठ के इसे बैक करते हैं। अदरवाइज़ ये आपको कभी नहीं पता चलेगी। अगर आप किसी जगह पे हैं और आप बाइक को बैक करना चाहते हैं तो ये इस एरिया पे, मैं अनूप भाई को चाहूँगा कि यहाँ दिखाए। तो अगर आप बैठ के इसे बैक करते हैं तो बाइक की वेट के कारण जो है ये सीट पीछे की तरफ खिंचाती है, अगर आप देख पाएँ, और ये थोड़ा सा इस पर मूवमेंट होता है। तो अगर आप ये बाइक लेते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखना आपको पड़ेगा कि इस बाइक पे बैठ के आप सीट पे ज़्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि ये फिर आपकी जो सीट है वो ढीली हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं राइड करने में। तो ये एक प्रॉब्लम है। मैंने सेकंड सर्विसिंग के टाइम पे जो सर्विस सेंटर है वहाँ मैंने बात की थी कि इस तरह से ये जो सीट है ये ढीली हो जा रही है। तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है इस बाइक पे। अगर होंडा इस सीट के प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इस पे कुछ न्यूज़ नहीं है। अदरवाइज़ यू हैव टू लिव विथ इट। ये आपके साथ रहेगी सीट। और अगर आप इसके नीचे देखें तो सीट प्लास्टिक की है, तो इसी के कारण मुझे लगता है कि ये बाइक की वेट जो है वो संभाल नहीं पाती है, और ये पीछे होकर जो है वो कभी कभी निकल भी सकती है, जैसा मुझे लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और एक मैं प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँगा इस बाइक को लेने के बाद, जो मुझे फेस हुई। मुझे नहीं पता बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम्स आई या सिर्फ मैं ही वो लकी था जिसे ये प्रॉब्लम आ गई थी। बाइक में लेने के मुझे लगता है साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो सर्विस सेंटर के तरफ से मुझे मिला, जो होंडा की सर्विस है वो बहुत अच्छी है, तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है वो फ्यूल टैंक से रिलेटेड थी। जो जब मैंने ये बाइक ख़रीदी उसके बाद पहले और या दूसरे दिन ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें पेट्रोल की स्मेल आती है हल्की सी। तो अगर आप इसे कहीं गैराज में पार्क करेंगे तो अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको ये साफ पता चलेगा कि कहीं से फ्यूल लीकेज है, और जो है वो स्मेल पूरी उस कमरे में भरी रहती थी। तो मैंने ये प्रॉब्लम जो है फ़ोन करके सर्विस मैनेजर को बताई, क्योंकि वहाँ के सर्विस जो भी टीम है वो बहुत अच्छी है। वो आपकी बातों को सुनती है और ट्राई करती है कि वो आप उसको सॉल्व कर सके। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप जब भी अपने टाउन से रांची आएँ
तो आप बाइक लेते आइए, हम लोग उसको चेक कर लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम लोग उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे एक्चुअली फ़ोन पे कि क्या कहीं आपको पेट्रोल कहीं से लीकेज दिख रहा है, आपको कहीं से दिख रहा है, विजिबल है कि कहीं पेट्रोल लीकेज है, लेकिन इस तरह से कुछ विजिबिलिटी नहीं थी। तो जब मैं फर्स्ट सर्विसिंग के लिए बाइक को लेके गया सर्विस सेंटर, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने पूरे गाड़ी को सर्विस करने के बाद जो है फ्यूल टैंक को खोला और उसके नीचे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक लगा होता है। अगर आप कभी आपकी बाइक खुले या फिर आप किसी खुली हुई बाइक को देखेंगे तो इसके ठीक इसके नीचे इंजन के ऊपर एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जो कि क्रैक था। मुझे लगता है जब मैंने बाइक ली उसी समय से ये प्रॉब्लम थी, लेकिन वो किसी कारण से पता नहीं चली उनको। तो जब उन्होंने इसे खोल के देखा तो भी कोई विजिबल लीकेज नहीं थी पेट्रोल की, लेकिन जो दाग पड़ गया था टंकी के पीछे साइड, फ्यूल टैंक के पीछे साइड के, इससे पता चल रहा था कि जो फ्यूल है वो लीक कर रहा है। तो उन्होंने गाड़ी कुछ दिनों के लिए रखी और मुझे वो रिप्लेस करके वापस कर दी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुई। उन्होंने टाइमली फ़ोन करके मुझे बता दिया कि आपकी गाड़ी तैयार हो गई है, आप इसे ले जा सकते हैं। अगर इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आपके बाइक में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि और किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है इस बाइक में आ रही है। मेजर प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन नई बाइक आप ख़रीदते हैं और उसमें कुछ इश्यूज़ आ जाएं तो आपको बुरा लगता है। वैसे ये जो इश्यूज़ थी वो रिज़ॉल्व हो गई। मुझे लगता है ये बाइक लेके मैं काफ़ी खुश हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि रॉयल इनफील्ड से अलग कुछ ट्राई करें तो आप अपने किसी फ्रेंड के पास अगर ये बाइक है तो ये चला कर ज़रूर देखें। अगर मुझे पूरा यकीन है आप इसे चलाएंगे तो आप अपनी राय इस पे बनाने के लिए ज़्यादा इजी होगा आपको कि आप ये बाइक लेना चाहते हैं कि नहीं, ये डिसाइड कर पाएँ। अगर आप मेरी राय पूछे इस बाइक के बारे में कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप ये बाइक ले सकते हैं। इजी टू मेंटेन है, बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं देती है, चलाने में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा इसे चलाने में। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ आता है होंडा का टैग। होंडा अपने बाइक्स के लिए जानी जाती है और होंडा की बाइक्स में ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं ये बाइक जो है ये बिग विंग होंडा की बाइक की रेंज में आती है। तो इसमें आपको अच्छी सर्विस मिलती है। नॉर्मल जो आप होंडा की बाइक्स लेते हैं उससे इसकी सर्विस बेहतर होती है, स्टाफ बेहतर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी एक्सपीरियंस कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही इस बाइक की सर्विसिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाइक के बारे में आपको और भी कुछ बताऊं, और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, इस तरह की वीडियो बनाता रहूं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। तो इस बाइक के साथ साथ मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो मैं राइड के दौरान देखता हूं, जहां मैं जाता हूं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो के साथ मैं आपको शेयर करूंगा आज की राइड की कुछ वीडियोस और फोटोज़ जो हमने रांची के पास एक फॉल में ली है। वो फॉल है रानी फॉल। तो अगर आप रांची के बारे में सर्च करेंगे तो रांची के आसपास ढेर सारी फॉल्स है, छोटी बड़ी, और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप 1 घंटे की राइड करते हैं तो आप किसी बहुत खूबसूरत फॉल के आसपास होंगे। तो अगर मैं दूसरी किसी दिन राइड करता हूँ किसी फॉल पे तो मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।